नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे डाउटनेट में रिवाइज इंडिया नाम की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। मैं बात करूं सोशल साइंस की तो आज इसका पहला लेक्चर है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेटा हम भारत में जो राष्ट्रवाद आपका चैप्टर है ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में, यानी कि आप बोल सकते हो 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में जो है ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधे घंटे तक ही खींचेगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के बेटा जो है इस चैप्टर को जो हम शुरू कर लेते हैं। और बेटा इस चैप्टर को मैं स्टोरी की फॉर्म में समझाने वाला हूँ, यानी कि मैं कहानी सुनाऊंगा आपको और आपको कहानी की तरह ही जो है सुनना है। और कितनी अच्छी बात है, एक बात सोच के देखो कि 20 से 30 पेज का चैप्टर है बेटा, और इसे जब आप डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो आपको आराम से 2 से ढाई घंटे लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे में जो है ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप बार बार जो है इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम तक जो है 5 से 6 बार भी अगर आपने देख लिया इस लेक्चर को तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा भारत में राष्ट्रवाद की। अच्छा, राष्ट्रवाद की मैं बात करूं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम। किसके लिए प्रेम भाई? तो यहाँ पे देश के प्रेम की बात हो रही है। बहुत तरह के प्रेम होते हैं ना, माँ बाप से प्रेम होता है, दोस्तों से प्रेम होता है, प्रेमिका से प्रेम होता है ना। तो वैसे ही जो देश के लिए प्रेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में जो भारत में बेटा राष्ट्रवाद है बेटा, ये जो प्रेम की भावना है ये कब उत्पन्न हुई, इसकी जो बात है हम चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम जो है प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, है ना। इसमें हम सत्याग्रह, गांधी जी की एंट्री, वो सब पढ़ेंगे। और भैया आंदोलन के भीतर जो भिन्न किस्में थी, जो बेटा भिन्न तरह की जो किस्में थी बेटा, यानी कि गांव में जो विद्रोह हुआ बेटा, बगानों में जो स्वराज हुआ बेटा, शहर के लोगों ने इस आंदोलन को कैसे देखा, इन सारी चीजों की जो है हम बात करेंगे। फिर बेटा हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है बेटा हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बेटा जो है हम बात करेंगे। उसके बाद जो है बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम बेटा राष्ट्रवाद की भावना की जो है हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम राष्ट्रवाद की जो भावना है बेटा, किस किस रूप में जो है बेटा राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया हमारे देश में, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा वो हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए तो बेटा पहले टॉपिक से पढ़ते हैं बेटा प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा इसका जो अप्रत्यक्ष असर जो है बेटा इंडिया में देखने को मिला। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली तरीके से जो है इसका असर इंडिया में देखने को मिला। अगर मैं बात करूं बेटा प्रथम विश्व युद्ध की, तो 2 शक्तियों के बीच में हुआ था बेटा। एक थी बेटा केंद्रीय शक्तियां, जिन्हें हम सेंट्रल पावर बोलते हैं, और एक थी बेटा मित्र राष्ट्र, जिसे हम एलाइड पावर्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ था। इन दोनों ही देशों के बीच में बेटा आप बोल सकते हो दोनों ही शक्तियों के बीच में जो है युद्ध हुआ। अब बेटा मैं बात करूं केंद्रीय शक्तियों की, तो इनकी तरफ से कौन से देश लड़ रहे थे, है ना। अब सवाल यह आता है केंद्रीय शक्तियों की तरफ से कौन से देश थे? तो इनकी तरफ से बेटा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और बेटा ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। यानी कि मैं बात करूं बेटा ऑटोमन साम्राज्य की, तो इसे आज के टाइम पे जो टर्की है बेटा, उसे ही हम बोलते हैं क्या? उसे ही हम ऑटोमन साम्राज्य बोलते हैं। और वही मैं बात करूं बेटा मित्र राष्ट्र की बेटा, तो इसमें ब्रिटेन था बेटा। ब्रिटेन ही बेटा वही ब्रिटेन है जिसने भारत पे राज किया है 2 साल से ज्यादा। और बेटा रूस, जापान, फ्रांस और अमेरिका भी 1917 में जो है इस युद्ध में जो है कूद जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीज है वो समझ में आई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा इस प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारत पे क्या असर पड़ा, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा उस टाइम जो है बेटा ब्रिटेन, जो कि एलाइड पावर, जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था बेटा, तो इसने गुलाम बनाया था इंडिया को। और इसने इंडिया को जो है कैसे देखा? इसने भारत को जो है बेटा बैंक की तरह देखा कि भैया लूट लो, जितना लूट पाओ जो है उतना लूट लो। तो भैया इसका भारत पर भी क्या है, अच्छा खासा असर देखने को मिला, आर्थिक रूप से बेटा और राजनीतिक रूप से। जैसे कि बेटा यहां पर देखा गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, कर बढ़ा दिए गए बेटा, यहां पे कस्टम ड्यूटी बेटा, यानी कि जो सीमा शुल्क है बेटा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। और इनकम टैक्स जो है बेटा, यानी कि जो आपकी इनकम है, जो आपका वेतन है, उस पर टैक्स बढ़ा दिए गए। इसके अलावा क्या हुआ बेटा? इसके अलावा बेटा जो चीजें हैं बेटा 1913 से 1918 के बीच में देखा गया बेटा कि यहाँ पे जो चीजें हैं बेटा, इनके दाम जो है बेटा दुगने हो जाते हैं। और एक चीज बताना भूल गया बेटा मैं आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और क्या हुआ बेटा, यहाँ तक नहीं रुके लोग, इन्होंने बेटा हमारे भारत के लोगों की बेटा जबरन भर्ती भी करवाई, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाई, है ना। और क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बेटा इन्फ्लुएंजा नाम की जो महामारी थी बेटा वो फैल गई, बीमारी थी बेटा। जैसे कोविड हुआ था वैसे ही उस टाइम पे जो है इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली थी। ये यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ से होता यह है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग होते हैं इससे मारे जाते हैं। और यहाँ पे देखा गया बेटा उपज खराब, यानी कि खेती खराब हो गई, उपज सूखा पड़ गया। इससे क्या होता है, जिससे बेटा
अकाल पड़ जाता है, यहाँ पे भूख से जो है लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा वो देखने को हमें मिली। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए फिर बेटा क्या हुआ बेटा, फिर बीच में होता यह है कि 1915 में बेटा जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, 1915 में जो है बेटा गांधी जी की बेटा एंट्री हो जाती है। गांधी जी की एंट्री होती है और जब गांधी जी की एंट्री होती है बेटा सारी चीजें जो है बदल जाती है। गांधी जी आए, कहां से आए बेटा, तो अफ्रीका से आए और अपने साथ एक आइडिया लेके आए, इसका नाम था बेटा सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेटा। ठीक है, ये क्या था बेसिकली बेटा, ये जन आंदोलन करने का एक तरीका था बेटा। आंदोलन करने का आप बोल सकते हो एक तरीका था जिसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या बेटा, सत्याग्रह को हमें तोड़े बेटा, दो भागों में तोड़े अगर हम सत्याग्रह को, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य की राह पर। तो गांधी जी ने बोला कि जो आप पे क्या कर रहा है, जो आपको दंड दे रहा है या फिर आपको जो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपको शोषण कर रहा है, जो आपको शोषण कर रहा है बेटा, उसको क्या करो, उससे लड़ो मत, बल का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ क्या करो बेटा, आपको क्या करना है, सिर्फ सत्य की राह पे चलना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, बिना किसी हिंसा के जो है अपनी बात मनवानी है, तो एक दिन जो है आपकी ही जीत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, ये कॉन्सेप्ट था बेटा सत्याग्रह का, यानी कि सत्य की राह पे चलते रहो। जरूरी नहीं है कि आपको बल का इस्तेमाल करना पड़े, बल का बिना इस्तेमाल किया अहिंसा की राह पे जो है आपको अपनी बात मनवानी है। किससे बेटा, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है। ये गांधी जी ने बोला। तो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो गांधी जी ने बोला कि भैया मेरा हिसाब वही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं पहले जो है ना, ये जो आइडिया है बेटा, ये जो सत्याग्रह का विचार है, इसे पहले इस्तेमाल करके आया हूं। कहां पे, तो ये अफ्रीका में। तो बेटा अफ्रीका में बेटा रंगभेदी सरकार थी। तो जैसे बेटा जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जैसे भारत में आए थे लूटने भारत को, वैसे ये अफ्रीका में भी गए थे। तो अफ्रीका में भी इन्होंने यही तरखाट मचाया था। तो यहां पे बेटा ये रंग के आधार पर, यानी कि आपका जो स्किन का कलर है, इसके आधार पर जो है वहां पे भेदभाव किया करते थे, है ना। तो गांधी जी ने यहां पे भी सत्याग्रह किया था और यहां पे गांधी जी को सफलता मिली। अब लोगों ने बोला कि गांधी जी यहां पे काम नहीं चलेगा, आप अफ्रीका में करके आए वो अलग चीज है, भारत में करके दिखाओ। तो भारत में भैया गांधी जी ने बेटा जो है 3 आंदोलन किए। पहला आंदोलन था बेटा 1917 में चंपारण आंदोलन। यहां पे जो बेटा एक सिस्टम था बेटा, इस सिस्टम का नाम क्या था बेटा, इस सिस्टम प्रणाली का नाम क्या था बेटा, 3 कठिया प्रणाली सिस्टम। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली सिस्टम जो है, इसके खिलाफ जो है बेटा ये आंदोलन किया था बेटा। इसमें था क्या बेटा, यानी कि मान के चलो आपके पास 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा में से आपको 15% जमीन पे जो है, 15 बीघा जमीन पे जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो उसके चक्कर में जो है ये आंदोलन किया था और ये जो आंदोलन था बेटा वो सफल भी रहा था बेटा। चंपारण की बात करूं बेटा, कहां पे बेटा, ये बिहार में है। ठीक है, बिहार और नेपाल के आप बोल सकते हो बॉर्डर पे लगता है। बात करूं बेटा 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे जो है किसान जो लोग हैं बेटा, इनसे ज्यादा राजस्व लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, इसके चक्कर में जो है ये आंदोलन हुआ था। यहाँ पे प्लेग की बीमारी आई थी बेटा, प्लेग फैला हुआ था, तो इसके चक्कर में जो है किसान जो है क्या नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। मैं बात करूं बेटा यहाँ पे अहमदाबाद की बेटा, यहां पे भी इन्होंने क्या किया था बेटा, यहां पे भी मध्यस्थता करवाई थी। किसके बीच में, मिल मजदूरों के बीच में, और आप बोल सकते हो मिल मजदूरों के बीच में और मिल का जो मालिक था उसके बीच में। तो यहां पे इन्होंने क्या मध्यस्थता करवाई, यहां पे बेसिकली था क्या बेटा, यहां पे बेटा प्लेग बोनस मिलता था, प्लेग बीमारी फैली थी, उसके चलते जो है प्लेग बोनस मिलता था बेटा। अब उसे हटा दिया गया, जब बीमारी खत्म हुई बोनस को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे मजदूर जो थे उनका कहना यह था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है ना, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, आपने बोनस तो खत्म कर दिया। तो उसके चलते जो है बेटा ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों में ही बेटा गांधी जी को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो पहली चीज ये हो गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा रॉलेट एक्ट की। अब हुआ क्या बेटा, गांधी जी ने बैक टू बैक क्या किया बेटा, बैक टू बैक छक्के मारे थे गांधी जी। अब ऐसे भाई अंग्रेजों ने देखा टिकटिकी बांधे हुए, अंग्रेज सब देख रहे थे टिकटिकी कि ये बंदा कौन आ गया है, ये बंदा है कौन। तो इसके चलते बेटा अंग्रेज डर जाते हैं और इसी के चलते बेटा ये जो रॉलेट एक्ट है बेटा, ये जो रॉलेट एक्ट है 1919 में पास कर देते हैं। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था बेटा, ये बेटा पास किया था बेटा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी कि जो बाहर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो नियम कानून बनाती थी बेटा, उन्होंने जो है बेटा ये रॉलेट एक्ट पास किया था बेटा। तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, जितनी भी बेटा राजनीतिक गतिविधियां थी बेटा, इसे कुचलने के लिए बेटा जो है ये एक्ट पास किया गया था। इसमें होता क्या था बेटा, बिना किसी मुकदमे के बेटा, बिना किसी ट्रायल के बेटा जो है यहाँ पे जो भी लोग बेटा किसी भी तरह से जो है आप बोल सकते हो राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है बेटा, उन्हें उठाकर जो है सीधा जेल में डाला जा रहा था 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के। तो ये गांधी जी नाराज हो गए, उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल काला एक्ट है, बिल्कुल काला एक्ट है ये, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में जो है बेटा उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, यहाँ पे उन्होंने बेटा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है बेटा रॉलेट सत्याग्रह बेटा, ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्हें पूर्ण जो है समर्थन मिला देश से, पूरे देश से जो है इन्हें पूर्ण समर्थन मिला। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे होता यह है बेटा, यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है यहाँ पे हत्याकांड हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, तो ये रॉलेट एक्ट के चलते कुछ लोग जो होते हैं बेटा अमृतसर में जलियांवाला बाग जो होता है यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पे जो जनरल लायर होता है बेटा क्या चलवा देता है, गोलियां चलवा देता है, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था और वो इनके अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था, इस वजह से उसने गोलियां चलवा दी, इससे हजारों लोगों की जो है मौत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, गांधी जी एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गांधी जी को ऐसा लगा कि ये जो
आंदोलन है, ठीक है, ये जो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं रॉ एक्ट सत्याग्रह जो है ये सिर्फ शहर में ही सीमित है, शहर तक ही जो है ये सीमित है। हमें इसे गांव गांव पहुंचाना होगा और हमें हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ चाहिए। अब फिर यहां पे क्या आ गया, जैसे मुसलमानों का नाम आया वैसे आ गया बेटा खिलाफत आंदोलन। अब कहोगे सर ये खिलाफत आंदोलन कहां से आ गया, तो बेटा थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो। जो ये चीजें हैं ना ये पैरेलली चल रही हैं। कहने का मतलब ये है जब आप मूवी देखते हो तो 3-4 स्टोरीज होती है ना वो साथ के साथ चल रही होती हैं, तो वैसे क्या है ये यहाँ पे साथ के साथ बेटा जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था। अब ये शुरू क्यों हुआ था, ये शुरू क्यों हुआ था, किसने शुरू किया था, ये बात जाननी बहुत जरूरी है बेटा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटा प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र किया है आपसे। अब होता यह है बेटा प्रथम विश्व युद्ध में जो बेटा केंद्रीय शक्तियां होती हैं ये हार जाती हैं, और केंद्रीय शक्तियों में बेटा एक देश था बेटा ऑटोमन, जिसे हम टर्की भी बोलते हैं, तो ये भी हार जाता है। जब ये बेटा हार जाता है तो इनका जो राजा था बेटा, इनके देश का जो राजा था उसके पास दो खिताब थे, एक तो राजा का खिताब था और दूसरा था बेटा खलीफा। खलीफा कौन होता है बेटा, तो मुस्लिम के जो धर्मगुरु होते हैं, जो मुस्लिम धर्म में जो बेटा इनके सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उन्हें खलीफा बोला जाता है ना। तो खलीफा बेटा इनसे इनका पद जो होता है बेटा वो छीन लिया जाता है। जब इनसे इनका पद छीन लिया जाता है, इन पर संधि थोप दी जाती है, तो पूरे विश्व के जो मुस्लिम होते हैं बेटा काफी नाराज होते हैं। ऐसे ही जो भारत में मुस्लिम होते हैं ये भी नाराज होते हैं। तो इसी के चलते बेटा जो है ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था बेटा, तो यहाँ पे मार्च 1919 में बेटा बंबई में क्या होता है बेटा, बंबई जो आज के टाइम पर मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई में बेटा खिलाफत कमेटी बैठती है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका कौन आप बोल सकते हो, इसे कौन शुरू करता है, कौन थे संस्थापक इसके, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो दो भाई बंधु थे बेटा, इन्होंने ये जो है आप बोल सकते हो खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। अब गांधी जी के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इन दोनों को जो है हम शुरू करें। अब आपके मन में आ गया असहयोग आंदोलन कैसे आ गया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिला दें और पूरे राष्ट्रव्यापी जो है आंदोलन शुरू करें, पूरे राष्ट्र स्तर पर गांव शहर सब कवर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या बेटा, जब 1920 में बेटा कांग्रेस का बेटा कलकत्ता अधिवेशन हुआ, यानी कि इनकी मीटिंग हुई जब कलकत्ता में, तो यहां पे गांधी जी ने अपना क्या किया, प्रस्ताव रखा बेटा कि क्यों ना हम असहयोग आंदोलन शुरू करें। अब असहयोग आंदोलन क्या था इसके बारे में थोड़ी देर अगली स्लाइड में जो हम जानने वाले हैं। और गांधी जी ने यह भी रखा कि जो खिलाफत आंदोलन इन्होंने लॉन्च किया बेटा, जो खिलाफत आंदोलन है बेटा जो लॉन्च किया इन्होंने, इसके साथ जो है इन्हें जोड़ देते हैं, हम दोनों को जो है साथ जोड़ देते हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, असहयोग आंदोलन ये क्यों था बेटा, क्यों शुरू करना चाहते थे गांधी जी, तो बेटा यहां पे गांधी जी ने बेटा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी बेटा जिसका नाम था स्वराज, 1909 में। तो गांधी जी ने इसमें लिखा था कि भैया हम अंग्रेजों के गुलाम पता क्यों हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए हैं बेटा क्योंकि हम अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका असहयोग करने लगेंगे, उनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे ना, तो अंग्रेज एक ना एक दिन जो है हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस वजह से बेटा जो है जो गांधी जी जो है बेटा असहयोग आंदोलन जो है शुरू करना चाहते थे बेटा। तो ये असहयोग आंदोलन बेटा शुरू हो गया। और ये कौन से सेशन में पास हुआ बेटा, यहां पे सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था कहां पे बेटा, कलकत्ता सेशन में। पास कहां होता है बेटा, ये नागपुर सेशन में। तो ये याद रखना बेटा, नागपुर अधिवेशन में जो है बेटा ये प्रस्ताव पास हो जाता है और यहां पे असहयोग आंदोलन को जो है बेटा अपना लिया जाता है, ठीक है। अब बेटा असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव क्या थे, तो बेटा प्रस्ताव बहुत कुछ थे बेटा। जैसे मान के चलो पहला प्रस्ताव क्या था बेटा, यहां पे क्या है बेटा, जो भी बेटा अंग्रेजों ने जो भी उपाधियां दे रखी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों को उपाधियां दे रखी हैं, उन्हें उन सबको वापस करें। वो जैसे हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके पास नाइटी उड़ता है ना, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग जो आपको खिताब दे रखे हैं उन्हें आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सिविल सर्विस है, जो भी सेना में लोग हैं, जो भी कोर्ट कचहरी वगैरह में जाते हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल जाना छोड़ देंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी बात क्या हुई बेटा, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार हुआ। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, जान लो। विदेशी जो वस्तु हैं इनका पूरा बहिष्कार होगा, कोई इनका जो है इस्तेमाल नहीं करेगा। सारे जो लोग हैं वो स्वदेशी चीजों को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरी चीज ये हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे जान लेते हैं बेटा कि इस आंदोलन के जो विभिन्न स्वरूप थे बेटा, कौन कौन स्वरूप थे, मतलब अलग अलग लोग जो थे बेटा उनके अलग अलग स्वरूप थे बेटा, उनका अलग अलग इस आंदोलन के बारे में मानना था। जैसे हम बात करूं बेटा शहरों में आंदोलन, शहरों में जो लोग थे बेटा इनका कुछ अलग मानना था बेटा। शहरों में जो मिडिल क्लास लोग थे बेटा, जो मध्यवर्गीय लोग थे, इन्होंने इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो बच्चे थे बेटा इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी काउंसिल में इलेक्शन होंगे इसमें भाग नहीं लेंगे ये लोग, है ना। और जो भी वकील थे इन्होंने अपनी क्या छोड़ दी बेटा, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दी। ये सारी जो चीजें बेटा होने लगी, ठीक है। मैं बात करूं बेटा गांव में जो किसान थे बेटा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा अवध की, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा रामचरण जी थे बेटा, वो अवध में किसानों को क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे अवध में। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे किसानों की मांग क्या थी बेटा, यहाँ पे किसानों की मांग ये थी कि जो भी भाई इनके जमींदार जो है ना बेटा, इनसे ज्यादा रेंट चार्ज किया करते थे, ठीक है। माल गुजारी जो होती है ना ज्यादा लिया करते थे, किससे, किसानों से। तो उसके लिए जो है बेटा यहाँ पे विरोध हो रहा है। कहने का मतलब ये था बेटा, सबके जो है अपने अलग अलग मतलब थे इस आंदोलन को लेके, ठीक है। सबके लिए स्वराज का जो है अलग अलग मतलब था। मैं बताऊं बेटा, अगर बात करूं बेटा मैं आदिवासियों की, बाद में एक चीज भूल गया बताना बेटा, यहाँ पे अवध में क्या होता है बेटा, फिर बाद में जो है जवाहरलाल नेहरू आते हैं और यहाँ पे अवध सभा का जो है, ठीक है, अवध सभा का जो है यहाँ पे गठन किया जाता है, जिसमें क्या होता है,
अवध किसान सभा का जो है गठन किया जाता है। उसके बाद जो है बेटा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन मिलकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं बेटा आदिवासियों की, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है बेटा? अल्लूरी सीताराम की जो है आपने स्टोरी सुनी होगी बेटा। ये कहां पे थे बेटा? तो ये आंध्र प्रदेश में जो गुड़ाम हिल्स है बेटा, वहां पे रहने वाले थे ये। और इन लोगों ने क्या है बेटा, इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बेटा कई तरह के जो है नियम कानून पास कर रखे थे कि आप जंगल के जो संसाधन है उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बेटा आदिवासियों के लिए तो जंगली सब कुछ है ना, तो इस वजह से ये भी आंदोलन कर रहे थे। अब मैं बात करूं बेटा बगानों में, बगान मतलब ये जो टी कॉफी के जो बगान होते हैं ना, बाग होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनकी बात करें तो यहां पे अंग्रेजों ने एक नियम लागू किया था, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, 1859। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी बिना परमिशन के जो है बगान से बाहर नहीं जा सकता। अब इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इनके लिए असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था कि भैया हमें क्या मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए और हम अपने घर जो कि हम 5-5, 10-10 साल से नहीं गए हैं वहां जाके घूम आए। तो सबके लिए जो है बेटा अलग अलग मतलब था। ठीक है, सबके लिए जो है अलग अलग स्वरूप थे इस आंदोलन के। अब बात कर लेते हैं बेटा साइमन कमीशन की। बेटा साइमन कमीशन की जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और हम ये भी देखेंगे बेटा इसके बाद हुआ क्या। बेटा इसके बाद होता यह है कि बेटा 1921 के एंड तक आते आते यानी कि आप बोल सकते हो 1922 में जो है ये आंदोलन जो है बेटा काफी हिंसक रूप ले लेता है। लोग जो है हिंसा पर उतर आते हैं भाई, है ना। गांधी जी का तो सीधा कहना था कि भैया हिंसा नहीं करनी, और आप देखोगे बेटा 1922 में बेटा चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, चोरी चोरा कांड होता है। यहां पे होता क्या है, गोरखपुर में बेटा एक चोरी चोरा नाम की जगह होती है। गोरखपुर कहां है? तो गोरखपुर यूपी में। तो यूपी में गोरखपुर में बेटा चोरी चोरा नाम की एक जगह होती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा देते हैं कुछ लोग, कुछ स्थानीय लोग, और यहां पे 20 से 22 जो लोग होते हैं बेटा इनकी मौत हो जाती है। अब गांधी जी डर जाते हैं, गांधी जी बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे, वो तो अहिंसा के पुजारी थे भाई, और गांधी जी इस आंदोलन को जो है वापस ले लेते हैं और इसी तरह से बेटा इसका अंत हो जाता है। किसका बेटा? असहयोग आंदोलन का। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है बेटा, साइमन कमीशन की बेटा जो है बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन क्या था बेटा, ये 1928 में आया था बेटा, 1928 में आया था, और जो सर जॉन साइमन है बेटा, सर जॉन साइमन है बेटा, इनकी अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसका जो नाम था बेटा साइमन कमीशन पड़ा। ठीक है, हुआ क्या बेटा, इस कमीशन का जो मेन मकसद था वो क्या था बेटा, संवैधानिक जो सिस्टम है बेटा भारत का जो संवैधानिक सिस्टम है इसमें कुछ सुझाव देना और अगर कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो भी बताना। लेकिन भाई नाराज की बात क्या थी बेटा, नाराज की बात ये थी बेटा कि इसमें 7 मेंबर थे, और सातों कैसे थे बेटा, सातों व्हाइट मेंबर्स थे, यानी कि सातों जो लोग थे बेटा वो बाहर के लोग थे, भारत का कोई व्यक्ति नहीं था बेटा। एक बात बताओ, तुम भारत के बारे में तुम संविधान बना रहे हो, रूल बना रहे हो, और भारत का कोई इंसान ही नहीं है। तो इस चक्कर में बेटा लोग काफी गुस्सा थे, भारत के जो लोग हैं काफी गुस्सा थे और गो साइमन बैक के जो है नारे लगा रहे थे। इतनी चीज क्लियर हुई बेटा। चलिए, और एक चीज और बेटा, इसके बाद जब ज्यादा आंदोलन होता है तो यहां पे जो लॉर्ड इरविन होते हैं बेटा, जो वाइसरॉय इरविन होते हैं बेटा, वो डोमिनेंट स्टेटस देने की ओर इशारा करते हैं। डोमिनेंट स्टेटस क्या था बेटा, तो यहां पे इन्होंने बोला कि देखो तुम्हें हम पूरी स्वायत्तता देंगे, अपने हिसाब से अपने पूरे देश को चलाओ, लेकिन तुम एट द एंड किसके अंडर में आओगे, तुम एट द एंड जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आओगे। ये मतलब था बेटा डोमिनेंट स्टेटस का। तो डोमिनेंट स्टेटस की भी बेटा सबसे पहले बात किसने की थी, तो लॉर्ड इरविन ने की थी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ क्या बेटा, अब वो ठंडा पड़ चुका है बेटा, कांग्रेस भी बेटा 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। कुछ कांग्रेस के नेता थे वो बोलते थे कि भाई हमें अंग्रेजों के जो चुनाव है बेटा, ये जो अंग्रेज चुनाव जो करवा रहे हैं ना, काउंसिल के इलेक्शन करवा रहे हैं, इसमें भाग लेना चाहिए। और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने तो अलग पार्टी भी बना ली, स्वराज पार्टी, है ना, और उन्होंने बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर सिस्टम में जाके बदलाव करेंगे। लेकिन इनके जो अलग अलग बेटे थे इनके, और जो आप बोल सकते हो काफी जो यंग लोग थे, यंग लीडर थे बेटा, युवा नेता थे, जो वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, हम जन आंदोलन पे ही विश्वास करते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो यहां पे ये सारी जो है आप बोल सकते हो जो कांग्रेस थी वो भी 2 हिस्सों में बट गई थी। अब यहां पे होता क्या है बेटा, यहां पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होती है बेटा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होती है बेटा। अब यहां पे हुआ क्या बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत कैसे हुई बेटा, तो ये शुरुआत होती है बेटा दांडी मार्च से बेटा। कैसे होती है बेटा, ये दांडी मार्च से जो है, दांडी मार्च से जो है इसकी शुरुआत होती है बेटा। दांडी मार्च क्या था बेटा, तो हुआ बेटा इस दांडी मार्च को हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, नमक आंदोलन के नाम से भी बेटा हम इस दांडी मार्च को जानते हैं। अब इस दांडी मार्च में हुआ क्या था बेटा, अब गांधी जी को कुछ ना कुछ चाहिए था कि हम देश को एक कैसे करें। तो एक नमक जो होता है ना बेटा, नमक हर कोई खाता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर कोई खाता है। और अंग्रेजों ने बेटा नमक पे भी टैक्स लगा रखा था। जब नमक पे बेटा टैक्स लगा रखा था अंग्रेजों ने, तो इसके चलते बेटा लोग काफी नाराज थे। और तो गांधी जी ने यही सोचा, पहले गांधी जी ने क्या किया, पहले गांधी जी ने डायरेक्ट आंदोलन नहीं किया। पहले गांधी जी ने बेटा 31 जनवरी 1930 में बेटा इरविन को बेटा चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में बेटा उन्होंने 11 डिमांड की कि हमारी 11 डिमांड मान लो। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड क्या थी कि नमक पे जो कर लगाया है ना वो खत्म कर लो। अब लॉर्ड इरविन ने खत पढ़ा और ऐसे करके फेंक दिया।
तो गांधी जी ने कहा अभी तुम्हारी ऐसी कम तैसी, तो गांधी जी ने शुरू कर दिया बेटा दांडी मार्च। तो आप बोल सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी बेटा? दांडी मार्च से ही हुई थी। ठीक है, चलिए तो दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ बेटा? दांडी से। दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था बेटा दांडी से नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, दांडी शुरू नहीं हुआ था। ये जो आपका आश्रम है बेटा, साबरमती आश्रम बेटा है, 12 मार्च 1930 में बेटा जो साबरमती आश्रम है बेटा, यहां से शुरू होती है इनकी मार्च और कहां तक चलती है बेटा? और ये आप बोल सकते हो 6 अप्रैल 1930 में जो है इनकी मार्च खत्म होती है। कहां पे? दांडी में। दांडी बेटा एक जगह का नाम है, कहां पे है ये? तो ये गुजरात में है। तो ये याद रखना है आपको, दांडी एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। और यहां पे सबसे पहली बात क्या है, कितने अनुयायी थे इनके साथ? तो 78 अनुयायी थे, यानी कि इनके 78 सपोर्टर थे जो इन्हें सपोर्ट करते थे, है ना। और यहां पे आप बोल सकते हो बेटा 24 दिनों तक जो है गांधी जी ने पैदल यात्रा की है। कितने बेटा? 240 मील की, 240 मील की जो है दूरी तय की 24 दिनों में। और 6 अप्रैल 1930 में बेटा ये कहां पहुंचते हैं? ये दांडी पहुंचते हैं, जहां पे आप बोल सकते हो ये नमक कानून को जो है तोड़ते हैं। तो इतनी चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ बेटा? यहां पे क्या हुआ बेटा? जो गोलमेल सम्मेलन, यहां पे क्या हुआ बेटा? गोलमेल सम्मेलन की बात कर लेते हैं बेटा। गोलमेल सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। तो यहां पे गोलमेल सम्मेलन की बात कहां से आई है? तो बेटा होता यह है कि जब आंदोलन ज्यादा फैल जाता है बेटा, जब आंदोलन जो है बेटा ज्यादा फैल जाता है, तो यहां पे लॉर्ड इरविन जो है डर जाते हैं थोड़े से, और वो गांधी जी को मीटिंग करने के बुलाते हैं कि एक काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, थोड़ा चाय वाय पियो, आओ, क्या आंदोलन कर रहे हो? तो गांधी जी चले जाते हैं। अब यहां पे समझौता होता है कि पहले इरविन बोलते हैं कि एक काम करो, तुम पहले जो आंदोलन कर रहे हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे रोक दो। तो गांधी जी क्या करते हैं? 5 मार्च 1931 में जो है यह आंदोलन रोकने का फैसला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इरविन जो है उनकी मांग लेंगे। इसके बदले गांधी जी ने क्या बोला? इसके बदले गांधी जी ने बोला कि हमें मेरी एक डिमांड पूरी करो। डिमांड 2 है एक्चुअली, कि जितने भी आपने लोगों को गिरफ्तार कर रखा है उन सबको रिहा कर दो। क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ था बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहां पे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था कि पहले उन्हें छोड़ दो और नमक पे जो कानून आपने टैक्स लगा रखा है नमक पे, वो खत्म कर दो। तो यहां पे बेटा, यहां पे इरविन ने क्या बोला कि ठीक है, लेकिन आपको भी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? कि भैया लंदन में जो दूसरा गोलमेल सम्मेलन है, इसमें आपको जो है भाग लेना पड़ेगा, तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो यहां पे बोला गांधी जी ने ठीक है। तो यहां पे गांधी जी होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं बेटा? वो बेटा यहां पे जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है बेटा, इसमें भाग लेते हैं। लेकिन बेटा जब भाग लेते हैं, तो जब लंदन जाते हैं ना ये, तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता इस मीटिंग का। और यहां पे जब गांधी जी वापस आते हैं, तो उन्हें सब कुछ वैसा का वैसा ही मिलता है। इनकी कोई भी डिमांड जो है नहीं मानी गई थी। तो यहां पे गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है बेटा? यहां पे फिर से जो है बेटा गांधी जी यहां पे शुरू कर देते हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 1930 में शुरू हुआ ये, 1930 में शुरू हुआ, 1931 तक चला। फिर ये 1931 के बाद क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। फिर 1932 से बेटा 1934 तक ये चलता है। उसके बाद ये फिर से डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो आपको ये जो चीज है बेटा याद रखनी है कि 2 बारी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, रुका था, चला था, रुका था, 2 बारी। ठीक है, चलिए अब आप बात कर लेते हैं बेटा आंदोलन के बारे में। जो लोगों के मत क्या थे बेटा? किसानों की बात करें, किसान भी बेटा थक चुके थे बेटा, किसान भी थक चुके थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि भैया हमारा जो राजस्व है वो कम हो जाए, टैक्स जो दे रहे हैं वो कम हो जाए। वही बात करूं व्यवसायी की, ये भी बेटा अंग्रेजों से काफी परेशान थे बेटा, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए और इन्होंने अंग्रेजी राज की जो है कड़ी आलोचना की। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज, जैसे आप बोल सकते हो बीडी बिरला हो गए, जीडी बिरला ने काफी इनिशिएटिव लिए, है ना। एफसीसीआई का गठन किया यहाँ पे, ताकि क्या हो? ताकि यहाँ पे भारतीय जो व्यापारी लोग हैं बेटा, इन्हें काफी फायदा पहुंचे, है ना। बात करूं बेटा महिलाओं की, महिलाओं ने भी जो है बेटा बढ़ चढ़कर जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और वहीं मैं बात करूं बेटा मुसलमानों की, तो मुसलमानों की बेटा जो है भागीदारी देखने को नहीं मिली। इसका कारण था बेटा, क्या कारण था? क्योंकि मुसलमानों को ऐसा लगता था कि भैया कांग्रेस जो पार्टी है वो हिंदू पार्टी हो चुकी है, हिंदू का ज्यादा सपोर्ट करती है। इनका मानना था किसका बेटा? मुसलमानों का, जो मुस्लिम लीग थी बेटा, उसका ऐसा मानना था। और यहां पे एक चीज और चाहते थे ये लोग, ये चाहते थे कि जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है इन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो कुछ सीट्स हैं वो इनके लिए जो है रिजर्व होनी चाहिए। तो ये जो मांग है बेटा इनकी नहीं मानी गई थी, इस वजह से बेटा इन लोगों ने जो है भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे यही कारण बनता है कहीं ना कहीं भारत के डिवाइड होने का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। ठीक है, मैं बात करूं बेटा दलितों की, तो बेटा दलित का जो आप बोल सकते हो, दलितों का इतना ज्यादा भाग देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दलितों को तो हमने दबाया है ना बेटा, है ना। तो दलितों को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते थे। लेकिन इनके एक बहुत बड़े नेता थे बेटा, बहुत बड़े सपोर्टर थे इनके, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको इनका नाम याद रखना है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया बेटा। ठीक है, जब बेटा बात हुई थी बेटा, आप बोल सकते हो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, पृथक चुनाव की जब बात हुई थी, तो यहां पे क्या हुआ था? गांधी जी के बीच में और आप बोल सकते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में तनातनी हो गई थी। ठीक है, तो यहां पे गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। फिर पूना पैक्ट हुआ था, याद रखना बेटा। पूना पैक्ट जो है बेटा याद रखना, इसके बारे में, पूना पैक्ट के बारे में याद रखना। किसके बीच में हुआ था बेटा ये? तो ये बेटा ये गांधी जी और आप बोल सकते हो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इस पूना पैक्ट में क्या हुआ था? इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने बोला था कि पृथक चुनाव तो नहीं,
यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जहां पे जो जिस पार्टी का जो नेता है, जिस जाति का नेता है वो खड़ा होगा, सिर्फ उसी जाति के लोग जो है उसे वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। हम कुछ जो है दलितों के लिए जो है सीट्स को रिजर्व कर देंगे। जैसे 100 सीट है, 100 में से मान लो 20 से 30 जो सीटें हम दलितों के लिए रिजर्व कर देंगे। इतने पे जो है दलित ही सिर्फ खड़े होंगे, लेकिन वोट कोई भी डाल सकता है ना। तो यहाँ पे ये पूरा क्या हुआ, पूरा पैक्ट हुआ, पूरा एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में। तो आप बोल सकते हो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बेटा, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का भी गठन किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ जाता है एक नंबर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद की भावना बेटा किस किस के रूप में आई, तो बेटा ये तस्वीरों के रूप में आई। ठीक है, जैसे आप देखोगे अभिनंदनाथ टैगोर जो थे बेटा, इन्होंने तस्वीर बनाई थी भारत माता की, है ना। जैसे लोक कथाएं बेटा, लोक कथाएं सुनाते थे बेटा, है ना। राष्ट्रीय ध्वज बेटा, राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो ये देखो ये एवोल्यूशन हुआ है बेटा राष्ट्रीय ध्वज का बेटा, ये एवोल्यूशन हुआ है। पेन चेंज करता हूं बेटा, राष्ट्रीय ध्वज का आज के टाइम पे जो आप राष्ट्रीय ध्वज देखते हो बेटा, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको 1947 में, तो वो बनना शुरू हो गया था। तो बेटा राष्ट्रीय ध्वज भी क्या होता है, एक राष्ट्रीय भावना देता है हमें, है ना। हमें राष्ट्रीय ध्वज जब भी हम देख लेते हैं तो एक अंदर क्या आता है, एक अंदर उत्साह सा आता है ना। चलिए, तो भारत माता की जय हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी भारत माता के रियल में नहीं है बेटा, ये एक रूपक है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों का बेटा जो है बेटा क्या होने लगा, ये सारी चीजों का जो है यहाँ पे राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, अंदर राष्ट्र भावना को बढ़ाने के लिए जो है ये सारी जो चीजें की जा रही थी, है ना। अब बात कर लेते हैं बेटा इतिहास की पुनर्व्याख्या। तो बेटा अंग्रेजों ने ना हमारे इतिहास के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की थी, तो यहाँ पे हमारे इतिहास की भी पुनर्व्याख्या हो रही थी, और यहाँ पे बोला जा रहा था कि भैया हमारा भारत देश जो है ना बेटा कितना महान देश है ना। तो ये सारी चीजें बेटा होने लगी थी। तो आई होप आपको बेटा ये चैप्टर जो है पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है बेटा हमारा चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाता है। मैंने A to Z सब कुछ आपको जो है डिटेल में पढ़ाया है ना। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे जो है आगे जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा, सबका जो है आप रिवीजन सीरीज होने वाली है। रिवाइज इंडिया का मकसद ही बेटा ये है कि आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाया जाए एग्जाम से पहले, है ना। चलिए, तो आपको आई होप सारा जो चैप्टर है समझ में आया होगा। लाइक जरूर करना बेटा, लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है, और बेटा कुछ अच्छा लगे तो लिख भी देना, ठीक है ना। चलिए, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।